हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने 500 क्वेश्चन आंसर की सीरीज प्रारंभ की है पशुधन प्रचार अधिकारी के लिए, उसी का पार्ट 2 हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, 50 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किए थे। आज 51 की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी कुछ पुराने हैं, पुराने विगत वर्षों में आए हुए हैं, और कुछ क्या है इसमें नए क्वेश्चन हमने ऐड करे हुए। तो आप वीडियो को अंत तक देखें बिल्कुल, ठीक है। तो चलते हैं 51 क्वेश्चन की तरफ। एग्रीकल्चर किस भाषा के शब्द से लिया गया है? क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बनेंगे। तो एग्रीकल्चर किस भाषा के शब्द से लिया गया है? एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। चलते हैं 52। एनिमल हस्बेंड्री किस भाषा का शब्द है? एनिमल हस्बेंड्री जो है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है। मोस्ट कई बार पेपरों में पूछा गया है 51 और 53 क्वेश्चन जो एग्रोनॉमी यानी कि एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी किस भाषा के शब्द से लिए गए हैं। तो एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी हमारे ग्रीक वर्ड शब्द से बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर इसलिए नहीं लिखे हैं ताकि आप क्या करें, अपना आप खुद अपना एक क्या करेंगे, एक सेल्फ अपने आप को जांचेंगे कि हाँ कि हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, 54 की तरफ चलेंगे। सेरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो जो सेरीकल्चर है वो है लैटिन भाषा का शब्द। ठीक है, और साथ ही साथ एपीकल्चर भी क्या लैटिन भाषा का ही शब्द है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, 56 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आलू, टमाटर, बैंगन, तंबाकू किस फैमिली से संबंधित है, किस कुल से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स, जो 56 का आंसर है वो है सोलेनेसी यानी कि सोलेनेसी कुल से संबंधित है। चलते हैं 57 की तरफ। 57 है कपास यानी कि कॉटन, भिंडी, जूट का कुल है, कौन से कुल से संबंधित है? ठीक है, जो इसका 57 का आंसर है वो है मालवेसी फैमिली है, उसी से संबंधित है कपास, भिंडी और जूट फैमिली। ठीक है, फैमिली के अंतर्गत आते हैं तीनों फसलें। 58 की तरफ चलते हैं। प्याज लहसुन का कुल कौन सा है? देखिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आपने ये बिल्कुल भी रट देने हैं अपने दिमाग में, और काफ़ी 5-6 बार अपने आप को कंटिन्यू रखिएगा तो जल्दी याद भी आपको हो जाएगा। तो 58 का आंसर है एलियेसी फैमिली से संबंधित है 58 का। ठीक है, चलते हैं 59 की तरफ। देखा, इस बार यूके ट्रिपल एस से एग्ज़ाम करवा रहा है, तो हो सकता है वो इजी क्वेश्चन भी पूछे, तो इसलिए हमने इजी क्वेश्चन के साथ साथ आपके लिए सभी क्वेश्चन एक साथ प्रारंभ किए हैं। तो इनको आप बिल्कुल भी छोड़े ना, और इनको तैयारी ढंग से करिए। 59 की तरफ चलते हैं। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? इजी क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। खरीफ की फसल कौन सी है? गैस करिएगा अपना आप, तो आपको आंसर का खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है सोरगम। ठीक है, सोरगम क्या है? खरीफ की फसल है। अब रवि की बात करेंगे। इनमें से रवि की फसल कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो अब रवि का आंसर आप बताएंगे। राइस है, मस्टर्ड है, उड़द है या मूंग है, इनमें से कौन सी है? तो आप अपने आप को गेस आंसर लगा लीजिएगा। तो हम बताते हैं इसका राइट आंसर। इसका मस्टर्ड क्या है, सरसों क्या है, इसका रबी कुल की फसल है। हमने इसकी वीडियो आप लोगों के लिए सभी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उन वीडियो को ढंग से देखिएगा। पेपरों में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो आप बिल्कुल भी ये क्वेश्चन ना छोड़ें। 61 की तरफ चलेंगे। भारत का पशुधन संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? पशुधन संख्या, टोटल लाइव स्टॉक में कौन सा स्थान है वर्ल्ड में भारत का? तो जो इसका राइट आंसर है 61 का है, प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, 62 की तरफ चले। भारत का विश्व में गौ पशु यानी कि कैटल तथा भैंस बफेलो में क्रमशः कौन सा स्थान रखता है? ध्यान रखिएगा, जो गौ पशु होते हैं ना, 62 की तरफ जो गौ पशु है उसमें द्वितीय स्थान है, जबकि बफेलो में क्या प्रथम स्थान रखता है। भैंसों में प्रथम स्थान है, और गाय में क्या है, गौ पशु में इसमें बैल भी आ सकते हैं, गाय भी आ सकती है, कैटल में द्वितीय स्थान है। 63 की तरफ चलेंगे। 63, विश्व दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का? तो वह है 63 का प्रथम यानी कि पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में।
64 की तरफ चलेंगे। स्टॉक फार्मिंग संबंधित है। स्टॉक फार्मिंग किसे कहा जाता है और क्या इससे संबंधित है? तो ये जो इसका राइट आंसर है 64 का, वो है रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल, यानी कि पशुओं के प्रजनन से संबंधित है स्टॉक फार्मिंग। ठीक है, चलते हैं 65 की तरफ। काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हुए हैं ताकि आप क्या करेंगे, अपना एक सेल्फ का अनुमान लगा सकते हैं अपने आप को कि हम कहाँ पे अपने आप को पाते हैं। चलते हैं 65 की तरफ चलेंगे। 65 जो क्वेश्चन है, कुल यानी कि कुल पशुधन लाइव स्टॉक संख्या की दृष्टि से भारत में स्थान है। जो भारत में किस राज्य का स्थान सबसे ज़्यादा है कुल लाइव स्टॉक में? तो 65 का आंसर है उत्तर प्रदेश। आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या है सबसे ज़्यादा आंसर, ये लाइव स्टॉक पाए जाते हैं। ठीक है, 66 की तरफ चले, यानी कि जो 66वां क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में विश्व में गायों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। दुग्ध उत्पादन विश्व में गायों का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है। कौन सी गाय ऐसी है जिससे सबसे अधिक दुग्ध प्राप्त किया जाता है? कहने का तात्पर्य ये है वो है हॉलिस्टन फ्रीजन, यानी कि HF बोला जाता है। ठीक है, वीडियो के अंत में हमने सभी के आंसर आप लोगों के लिए रखे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अंत में आप सभी लोगों के आंसर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गाय को 250 kg यानी कि 2.5 kg यानी कि 2.5 किलोग्राम तथा भैंस को 3 kg दूध पर कितना दाना प्रदान किया जाता है? आप समझ रहे होंगे, दाना मतलब कंसंट्रेट कितना दिया जाता है। अगर गाय 2.5 kg तथा भैंस 3 kg का दुग्ध उत्पादन करती है तो कितना दाना दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है 68 का, वो है 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। इतने 2.5 किलो दूध पे और 3 किलो भैंस के दूध पे 1 किलो दाना दिया जाता है। इसके राशन की हम वीडियो जल्दी चलाएंगे क्योंकि अभी एक चैप्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको वीडियो में हम जल्दी आप लोगों के लिए करवाएंगे। 69 की तरफ चले। निर्धनों की कामधेनु किसे कहा जाता है? कौन सा पशु ऐसा है जिसको निर्धनों की कामधेनु भी कहा जाता है, यानी कि निर्धनों की गाय भी कहा जाता है? तो वो है बकरी। बकरी को क्या कहा जाता है? गोट को क्या कहा जाता है? निर्धनों की कामधेनु भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस बकरी को विश्व में दूध की रानी यानी कि मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड? आई होप आप लोग, मैंने कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं, रिपीट इसलिए करता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस बकरी को विश्व में दूध की रानी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सानेन बकरी को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कैश क्रॉप यानी कि नकदी फसल कौन सी है? तो देखिए, गन्ना भी नकदी फसल है, आलू भी नकदी है और तंबाकू भी नकदी फसल है। कैश क्रॉप कई बार पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। धान का बॉटनिकल नेम क्या है? आप लोग सभी लोग इससे धान फसल, क्योंकि फर्स्ट क्रॉप हमने करवाई थी आप लोगों को, तो धान का बॉटनिकल नेम आप सभी लोग जानते हैं ओराइजा सटाइवा होता है। तो ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। धान का उत्पादन एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है? राज्य कौन सा है जहां सबसे अधिक धान का उत्पादन एवं क्षेत्रफल है? तो वह है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में क्षेत्रफल भी अधिक है और उत्पादन भी ज़्यादा है। अंडर सबमर्ज्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन धान की फसल की पत्ती, देखिएगा जहाँ सबमर्ज्ड कंडीशन होगी वहाँ धान की पत्ती यानी कि वाटर ज़्यादा भरा होगा। ठीक है, धान की फसल की पत्ती किस टिश्यू से एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है? वो देखिएगा वहाँ क्या धान की फसल क्या पूर्ण रूप से जलमग्न होती है, सबमर्ज्ड कंडीशन। ठीक है, तो वहाँ किस रूप में ऑक्सीजन हर चीज़ के लिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जरूरी है। तो कौन सा टिश्यू, कौन सा ऊतक ऐसा पत्ती का जो क्या करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन में? तो जिसका राइट आंसर है वो है एरेनकाइमस टिश्यू। ठीक है, एरेनकाइमस टिश्यू के द्वारा क्या होता है अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है धान के पत्तियाँ जो उसकी टिश्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप सभी लोगों को इसके आंसर आपको लास्ट में हमने दिए हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। 75 में चलते हैं। रत्ना किस फसल की किस्म है? कौन सी वैरायटी है? रत्ना किस फसल से संबंधित है? वो है धान से, राइस से। साधारणतः धान की फसल के लिए NPK का अनुपात होता है। NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कितना चाहिए? तो है 100-60-60 रेशियो में डाला जाता है धान की फसलों में। चलते हैं नेक्स्ट 77। धान में लगने वाले प्रमुख खैरा रोग कौन सा लगता है? धान में खैरा रोग लगता है किस तत्व की कमी से होता है? कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी इस कारण होता है? आप सभी लोग, कई बार पेपरों में आता है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। तो जिंक की कमी के कारण होता है।
तो खैरा रोग राइस की किस स्टेज पे लगता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस अवस्था पर लगता है खैरा रोग, तो वो होता है नर्सरी स्टेज पे। जब नर्सरी होती है उस समय खैरा रोग धान की फसल में लगता है। 79 की तरफ चलेंगे। 79 ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग, यानी कि पडलिंग के उद्देश्य क्या है। धान की फसलों में एक क्रिया की जाती है, एक प्रोसेस किया जाता है जिसको पडलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो पडलिंग का उद्देश्य क्या होता है, स्पेशल उद्देश्य होता है परकोलेशन, यानी कि जो लीचिंग वाटर का नीचे शस्त्रों में घिस जाता है उसको रोकना, यानी कि पानी को स्टेबल करना, क्योंकि धान को अधिक वाटर की ज़रूरत होती है तो किसी कारण नीचे ना चले जाए, नीचे शस्त्रों में पानी ना चले जाए, परकोलेशन ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए पडलिंग किया जाता है। कई सारे और वीड कंट्रोल के लिए भी ये ऑप्शन है, लेकिन स्पेशल क्या है, पडलिंग किस चीज़ के लिए उद्देश्य है, परकोलेशन को रोकने के लिए। आपके लिए लास्ट अंत में इसका आंसर दिए हैं तो आप उसको भी देख लीजिएगा। 80 चलते हैं। 80वां क्वेश्चन है, पडलिंग के द्वारा मृदा में बल्क डेंसिटी घटती है या बढ़ती है। पडलिंग जब प्रोसेस करते हैं उस समय बल्क डेंसिटी यानी कि स्थूल घनत्व जिसको हिंदी में कहा जाता है, तो उसके कारण घटती है या बढ़ती है। 80 जो इसका आंसर है वो इसका आंसर क्या हो जाती है, बढ़ती है। हमेशा क्या हो, बल्क डेंसिटी स्थूल घनत्व पडलिंग के द्वारा बढ़ती है, याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। समझाने के लिए हम जल्दी एक इसमें वीडियो बनाएंगे बल्क डेंसिटी और जो स्थूल घनत्व के ऊपर पोरोसिटी होती क्या, बल्क डेंसिटी होती क्या, इनके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। पिछली बार पेपर में भी पूछा हुआ था। चलते हैं। 81 क्वेश्चन है, जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है तो स्थूल घनत्व घटता है या बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, घट जाता है। स्थूल घनत्व यानी कि बल्क डेंसिटी घट जाती है, जबकि पडलिंग के द्वारा भी क्या होती है, पडलिंग के द्वारा बढ़ती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट चलते हैं, विंटर बनाना किस में, विंटर बनाना किसकी किस में। आप देखिएगा बनाना लिखा है लेकिन बनाना मत सोचिएगा, ये क्या है, एप्पल की एक किस्म है। 82 का आंसर क्या है, एप्पल, ठीक है, सेब की एक किस्म है। चलते हैं 83 क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट, संकर गाय करण स्विस जो है किसका क्रॉस है। करण स्विस किसका क्रॉस है, वो है साहिवाल और ब्राउन स्विस का क्रॉस है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, पौधों में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट पाया जाता है पौधों में, तो आप सभी लोग जानते हैं न्यूक्लियस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, जब प्लांट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 85 की तरफ, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रूट नोड्यूल्स में लेग हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है। जो रूट नोड्यूल्स होती है यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है, रूट नोड्यूल्स के द्वारा होता है। पल्सेस में जो रूट जड़ होती है उनमें नोड्यूल्स दाने बने होते हैं, उनके द्वारा ही क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। पिछली वीडियो में हमने बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एलिमेंट यानी कि कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट है, वो था न्यूट्रेंट, कौन सा इंपॉर्टेंट था, वो था मॉलिब्डेनम। और ठीक है, नोडुलेशन यानी कि हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट यूज किया जाता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रूट नोड्यूल्स में लेग हीमोग्लोबिन का क्या होता है इंपॉर्टेंट रोल्स, वो होता है 85 का, देखिएगा 85 का ऑक्सीजन का रेगुलेशन करना, ऑक्सीजन को रेगुलेट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस तत्व के द्वारा स्टोमेटा रेगुलेटेड होता है। स्टोमेटा किसके, कौन सा तत्व है जिससे स्टोमेटा ओपन और बंद ये रेगुलेशन का काम होता है, वो होता है पोटेशियम के द्वारा, के द्वारा होता है, ठीक है। 87 की तरफ चलेंगे, भूमि के बिना न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में पौधों को उगाना कहलाता है। यानी कि जब भूमि नहीं है और न्यूट्रिशन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनपीके हो गया या कुछ भी न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, उनमें एक पौधा उगाया जाता है। वाटर के थ्रू हो सकता है या किसी के भी थ्रू हो सकता है सॉल्यूशन में, तो पर लेकिन क्या हो, भूमि नहीं होती है, सॉइल नहीं होती, मृदा नहीं होती है, उसको क्या कहा जाता है, वो स्पेशल कहा जाता है उसको हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि वाटर के साथ क्या कर जाता है, न्यूट्रिएंट मिलाया जाता है और वहीं क्या पौधों को रख कर उगाया जाता है। इसमें हम वीडियो बनाएंगे आपको हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, एयरोपोनिक्स क्या होता है इसके ऊपर, तो जल्दी ही हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ टारगेट विद सुरेश बहुत में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और सभी लोग इसकी प्रॉपर एग्ज़ाम की तैयारी कर पाए, ठीक है। यही हम एक उम्मीद रखेंगे, आप लोगों से आशा रखते हैं। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या नहीं आती है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 88, माइकोराइजा किस तत्व की उपलब्धता को बढ़ाता है। जो माइकोराइजा होता है फंगस, वो किस तत्व को
मृदा में किस तत्व की उपलब्धता को बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर है सॉइल, यानी कि सॉइल में फास्फोरस की उर्वरता को बढ़ाता है। ये लिखा है ब्रैकेट में, एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हेयर प्लांट्स। ठीक है, जो प्लांट रूट्स के प्लांट हेयर होते हैं हायर प्लांट्स के, ठीक है, उससे एसोसिएशन को क्या करते हैं, फंजो इंक्रीज कर देता है, ताकि उपलब्धता जैसे जैसे बढ़ेगी पूरे सॉइल में, उसी के तौर फास्फोरस का क्या कर सकता है, इजीली ऑप्टेक कर सकता है। ठीक है, रूट्स। तो इसका जो राइट आंसर था, माइक्रोजे किस तत्व की उपलब्धता बढ़ाता है, वो बढ़ाता है फास्फोरस की। 89 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, लाइसीमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मेजरमेंट किसके, लाइसीमीटर का प्रयोग किसके मेजरमेंट के लिए किया जाता है? 89 का आंसर है वो है ट्रांसपिरेशन के लिए लाइसीमीटर का यूज किया जाता है। 90 क्वेश्चन है, किसान भारती पब्लिश्ड होती है। किसान भारती कहाँ से पब्लिश्ड होती है, हमने आपको बताया था। आई थिंक आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, किसान भारती हो गया, हमने जनवाणी, कई सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी बुक के नाम। तो किसान भारती पंतनगर से ही पब्लिश्ड होती है। 91 की तरफ चलेंगे। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कब खोला गया था? वो खोला गया था 1974 में। और किस जगह खोला गया था? इसका राइट आंसर है पांडुचेरी में खोला गया था। ठीक है, 92 की तरफ चलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो मूलभूत जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होता है? जो 92 की क्वेश्चन की बात करें, लर्निंग बाय डूइंग, कर कर सीखना। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्या है, कर कर सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, 93 की तरफ चलेंगे। नंबर ऑफ प्रीमोलर टीथ इन कैटल। अगर आप, आई होप, उम्मीद करेंगे आप लोगों ने हमारी ये टीथ वाली वीडियो जरूर देखी होगी, काफ़ी हमने 2 पार्ट में बनाई हुई है। नंबर ऑफ कितना टीथ के बारे में, किस प्रकार से पशुओं की एज, उम्र ज्ञात किया जाता है, और साथ ही साथ उनके टीथ के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने आपको बताया है। तो आप उनको वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, एनिमल हस्बेंड्री की क्लास में। नंबर ऑफ प्री मोलर टीथ इन कैटल वो होते हैं 8। एवरेज पीएच ऑफ नॉर्मल मिल्क का एवरेज पीएच कितना होता है? 94 का वो होता है 6.6 पीएच होता है। ठीक है, चलेंगे 95 क्वेश्चन की तरफ। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ए, डी, ई एंड के। ये क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है। जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में जाके आंसर बताइएगा कि वाटर सोल्यूबल विटामिन। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो हम उम्मीद करेंगे अधिक से अधिक आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए। और जल्दी हम क्या करने वाले हैं आप लोगों के लिए, हम आपके स्पेशल सर डॉक्टर मनीष, मतलब स्पेशल सर हमने लियो लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर मनीष रावत सर को भी हमने इनवाइट किया है, कि ताकि आप लोगों को वो बायो की क्लास जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। काफ़ी नॉलेज उनको, तो बायो की क्लास भी जल्दी प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोगों को बताना है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में जाके अधिक से अधिक कमेंट करिएगा। ठीक है, 96 की तरफ चले। पश्मीना इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, पश्मीना कौन सी नस्ल से प्रोड्यूस की जाती है? भेड़, बकरी की कौन सी नस्ल है जिससे पश्मीना प्राप्त किया जाता है? पश्मीना क्या होता है ये आप सभी लोग जानते हैं। तो वो जैसे प्रोड्यूस की जाती है, कौन सी नस्ल होती है? जैसे हमने बताया था, वीडियो हमने आपको बताई है पश्मीना के बारे में, चेंगू एंड चेंगथांगी बकरी की जो नस्ल होती है उससे पश्मीना प्राप्त किया जाता है। ये क्या बाल होते हैं, एक किस्म से पश्मीना प्राप्त की जाती है। 97 की तरफ चलेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इन चिकन, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? वो होता है 21 दिन का। भैंस में ओवरी का किस प्रकार का आकार होता है? जो भैंस होते हैं ना, ओवरी का किस प्रकार से आकार होता है? वो होता है किडनी शेप, याद कर लीजिएगा। ओवरी का किस प्रकार का आकार होता है? वो होता है किडनी शेप। 99 की तरफ चलेंगे। सबसे अच्छी विधि है दुग्ध दोहन के लिए, सबसे अच्छी यानी कि मिल्किंग मेथड कौन सा है सबसे अच्छा, बेस्ट मिल्किंग मेथड? तो होता है फुल हैंड मेथड। पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, जेस्टेशन पीरियड इन बफेलो, जो जेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल कितने दिन का होता है भैंस का? तो स्पेशली ये हमने आपको बताया है कई बार, तो वो होता है 310 दिन का होता है गर्भकाल। ठीक है, भैंस का। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करेंगे आप सभी लोगों के लिए। तो अधिक से अधिक कमेंट करिएगा। आपको हमने क्वेश्चन भी पूछा है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, जाके आंसर दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो अधिक से अधिक कमेंट आने चाहिए। और वीडियो कैसे लगते हैं इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।